नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम इस खास कार्यक्रम के जरिए रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको लोकसभा और विधानसभा स्पीकर के बारे में आपको तफसील से जानकारी देंगे। संसद के हर सदन का अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। राज्यसभा में इसे सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन का भी अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा में इसे अध्यक्ष और विधान परिषद में सभापति कहा जाता है। संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अध्यक्ष सदन की गरिमा तथा उसकी स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है, और चूंकि सदन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए अध्यक्ष एक प्रकार से राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाधीनता का प्रतीक होता है। अध्यक्ष के पास खास शक्तियां और विशेषाधिकार होता है। संसद के निचले सदन का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। उनके और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93, 94, 95 और 96 से संबंधित है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है और सदन के कामकाज का संचालन करता है। वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वह सदन का अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है और इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित भी कर सकता है। ये तो ठीक है बुनियादी जानकारी। तफसील से जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्पीकर से जुड़े कोई जानकारी आज हम आपको देंगे। और परमानंद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला और महत्वपूर्ण सवाल सर आपसे कि लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है, बताइए। नेहा जी, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कुछ इको कर रही है क्या हमारी आवाज? नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक, ओके, थैंक यू बहुत बहुत। तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जिस दिन लोकसभा की प्रथम बैठक होती है उसी दिन उसकी नियुक्ति की जाती है। और नियुक्ति के दिन ही उसी के दिन वो वहां पर चुनाव होता है और उस चुनाव में लोकसभा अध्यक्ष को ही पद ग्रहण करना पड़ता है। जी। दो चीजें जरूर ध्यान में रखने की। दिल्ली यहाँ पर भारत में लोकसभा अध्यक्ष को अपने पार्टी से इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। लेकिन जिसको कहते हैं कि इंग्लैंड में ये वहाँ की कॉमनवेल्थ में ऐसी स्थिति है कि वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमर्स में दोनों में वहां पर जो अध्यक्ष चुना जाता है उसको अपने पार्टी से इस्तीफा दे देना पड़ता है। यहाँ नहीं है। यहाँ जो चुना गया है अध्यक्ष उसको अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, चाहे वो जिस पार्टी से चुनकर आया हो। दूसरी चीज है कि वो वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में भी ये बात कॉमन है, यहाँ कि लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के स्पीकर, यानी स्पीकर को कहा जाता है, स्पीकर का मतलब होता है जो बोलता हो, लेकिन स्पीकर को कहा जाता है कि सबसे कम बोले वही अच्छा सक्सेसफुल स्पीकर, जो एकदम बोले वही अच्छा स्पीकर माना जाता है और जो ज्यादा बोलता हो अच्छा स्पीकर नहीं माना जाता। जी। अब हम यहाँ पर आते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। एक मैं आपको बता दूं कि 93 धारा का आपने उल्लेख किया, उसी धारा के आप स्टेट असेंबलीज में ले जाएंगे तो 178 में विधानसभा अध्यक्ष को भी उसी ढंग से चुनाव किया जाता है। जो लोकसभा या विधानसभा की पहली बैठक होती है उसी पहली बैठक में ही उसका चुनाव किया जाता है और जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं उसका प्रस्ताव करते हैं और प्रस्ताव करने के बाद उसको वहां पर चुन लिया जाता है। कोई और व्यक्ति चाहे तो नॉमिनेशन फाइल कर सकता है,
लेकिन आज तक की परिपाटी और आज तक की यही बात रही रही है कि जिस पार्टी का बहुमत होता है उसी पार्टी का व्यक्ति अध्यक्ष चुना जाता है, किसी दूसरी पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुना जाता है, क्योंकि उसी को बहुमत हासिल है, इस नाते वही चुना जाएगा और कोई भी व्यक्ति नहीं चुना जाएगा। ये तो है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया कि वहां पर वो चुनाव चाहे तो कोई आदमी तब मतदान होगा, और नहीं तो लोग ऐसा सामान्य तौर पर मान लेते हैं कि दूसरे आदमी को नॉमिनेशन फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर वो नॉमिनेशन फाइल करेगा तो जीतेगा तो है नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि कोई नॉमिनेशन फाइल न करे और वो यूनानिमस चुनाव होता है, बिना कोई निर्वाचन नहीं होता, कोई दंड नहीं होती, और वो बात अपने आप में वो आदमी चुन लिया जाता है अध्यक्ष। जी ठीक है। सर ये बताइए कि लोकसभा स्पीकर की शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या होती हैं? आपने अपनी बात को शुरू में ही कहा था कि लोकसभा जवाहरलाल नेहरू को कोट किया था कि लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो सदन की गरिमा को बहाल करता है, और सदन की गरिमा का मतलब होता है पूरे देश की गरिमा उससे जुड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। वो जिस ढंग से व्यवहार करता है वो उससे पूरा देश उसकी तरफ टकरी देखता है। तो इस नाते लोकसभा अध्यक्ष को अगर आप प्रोटोकॉल में देखेंगे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के चौथे नंबर पर ये लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोग आते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पद है लोकसभा अध्यक्ष का, और उसको अपनी गरिमा को मेंटेन करने के लिए वहां पर किस ढंग से सदन की गरिमा बनाए रखा जाए, हो हल्ला न हो, शोर शराबा न हो, बहस में कैसे बहस में लोग भाग लें और किस ढंग से लोग अपनी बात को पेश करें और कोई किसी को रोकने न पाए, ये बात सदन का प्रतिनिधि होता है ना, तो लोकसभा का अध्यक्ष सदन का प्रतिनिधि होता है, उसी के माध्यम से पूरे देश को एक खबर पहुंचती है कि क्या हो रहा है हमारी लोकसभा में या क्या हो रहा है हमारे राज्यों की विधानसभाओं में। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, और वो उसका कार्य क्षेत्र जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि पूरा देश उस पर टकटकी लगाए देखता रहता है कि ये किस ढंग से चल रहा है, किस ढंग से नहीं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि देखिए लोकसभा अध्यक्ष कई बार ऐसा व्यवहार लोग कर जाते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को बहुत कड़ाई से पालन करना पड़ता है कि हमारे साथ किस ढंग का व्यवहार किया जाता है। अब आप देखिए एक बार नहीं, ऐसा घटनाएं अनेकों बार आई हैं कि लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष पर ये आरोप लगाने शुरू कर दिए, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का ये मान के चला जाता है चाहे वो किसी भी पार्टी से चुनकर आया गया हो, लेकिन वह इतना ध्यान रखेगा कि वो अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के बाद वो लोगों के प्रति एक तटस्थ भाव रखेगा, निष्पक्ष भाव रखेगा, चाहे वो कांग्रेस का हो रहा हो पहले में और चाहे अब बीजेपी का रहा हो, चाहे और राज्यों में किसी भी पार्टी से चुन के आया हो, लेकिन वो सबके प्रति समदृष्टि रख करके लोगों को बोलने का मौका देता है। जी ठीक है। सर ये बताइए कि विधानसभा के स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है? मैंने यही बताया कि विधानसभा के स्पीकर की नियुक्ति वैसे ही होती है जैसे आर्टिकल 93 में लोकसभा की होती है। वहाँ 178 लागू हो जाता है स्पीकर के लिए, लेकिन वहाँ भी पक्ष जो स्पीकर चुन करके आता है वो बहुमत वाली पार्टी से ही स्पीकर चुन करके आता है, क्योंकि दूसरी पार्टी का आदमी वहाँ स्पीकर नहीं बन सकता है, कहीं भी नहीं बन सकता है। अन्यथा अगर मान लीजिए कोई ऐसा, अगर अन्यथा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि आए दिन स्पीकर किसी चीज पर बहस करने के लिए कहेंगे, कोई और बात उठा देंगे, मुख्यमंत्री के बीच में लोगों वो दूसरी बात करने लगेंगे, तो ऐसी स्थिति में आ जाने के बाद तनाव की हालत बनी रहेगी। इस तनाव को दूर करने के लिए सबसे जरूरी है कि लोकसभा में या विधानसभा दोनों में अध्यक्ष उसी पार्टी का ही चुना जाता है जिस पार्टी को सत्ता प्राप्त होती है, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि वही बहुमत का प्रस्ताव पारित करा करके ही विधानसभा के अध्यक्ष को चुन सकता है। दूसरी पार्टी विधानसभा में बहुमत नहीं पारित करा सकती है किसी भी व्यक्ति के लिए जो स्पीकर चुना जा रहा है। जी। एक चीज और इसमें यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि लोकसभा में जहाँ स्पीकर होता है वहीं राज्यसभा में
उपराष्ट्रपति महोदय भी उस सभापति का कार्य देखते हैं। और विधान परिषद में राज्यों के कुछ जैसे 7 राज्यों में, भारत की 7 राज्यों में विधान परिषद है, वहां पर भी 7 राज्यों में जो विधान परिषद है वहां भी जो बहुमत से आई हुई पार्टी है उसी का व्यक्ति विधान परिषद का अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन राज्यसभा में जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वही अध्यक्ष होगा, और वही अध्यक्ष होने के नाते उस राज्यसभा की सदस्यता, राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। जी सर, ये बताइए कि विधानसभा स्पीकर की शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या होती हैं? कि हमको तो लगता है कि विधानसभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी कई बार लोकसभा के अध्यक्ष से ज्यादा होती है जी। और जितने भी विवाद इस देश में खड़े हुए हैं वो विधानसभा अध्यक्ष के कारण ही हुए हैं। अब आप देखिए, मणिपुर विधानसभा में हंगामा मच गया था क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, हम इनको शपथ दिला देते हैं और यहाँ पर इनको हटा देते हैं, फिर वहां पर मामला हो गया। महाराष्ट्र में यही हुआ। और ये विधानसभा अध्यक्ष के नाते आपने देखा हुआ उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष ने अध्यक्ष जो है उसकी अध्यक्षता कर भी नहीं पाए, तब तक गवर्नर ने क्या किया, एक व्यक्ति को शपथ दिला दिया, और शपथ दिलाने के बाद दूसरे दिन उन्होंने एक और व्यक्ति को शपथ दिला दिया। उत्तर प्रदेश पूरी हिंदुस्तान की इतिहास में ये पहला प्रदेश होगा जिसमें 2 मुख्यमंत्री एक दिन में रहे। तो मुख्यमंत्री 2 नहीं होते हैं, लेकिन एक दिन के लिए 2 मुख्यमंत्री रहे, एक कल्याण सिंह और एक जगदम्बिका पाल। तो ये उस समय स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्पीकर इस चीज को तय करे कि बताए कि कौन है अध्यक्ष। लेकिन वो मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि सुप्रीम कोर्ट को उस मामले में दखलंदाजी करना नहीं चाहिए, क्योंकि विधायी शक्तियां जो प्राप्त हैं वो लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष को है, वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। तीनों का अलग अलग क्षेत्र है, लोकसभा और माने संसदीय और कार्यपालिका माने जो एग्जीक्यूटिव है, और जो पार्लियामेंट का सिस्टम है उसमें उसको रखा, जुडिशरी जो है चीफ जस्टिस का है। तो इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया कि नहीं, आप वहीं सदन में बैठक करिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और बैठक करने के बाद बुलाया गया, फिर दोनों पार्टियों को वहीं पर अध्यक्ष के उपस्थिति में वोट डलवाए गए कि किसको आप चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। फिर वो मुख्यमंत्री बनाए गए, घोषित हुए। कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री घोषित किया गया, लेकिन एक दिन के लिए तो वो बने थे। ऐसी विसंगति जो है लोकतंत्र में इसलिए हो जाती है कि कई बार गवर्नर और अध्यक्ष दोनों टकरा जाते हैं, कई बार राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष टकरा जाते हैं, कई बार लोकसभा अध्यक्ष और जुडिशरी में टकराहट हो जाती है। इस नाते सबका क्षेत्र जो है बटा हुआ है लोक कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, फिर भी कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है। जो विषय है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और परमानंद पांडे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पीकर की शक्तियों के बारे में आज हम कानूनी जानकारी आपको दे रहे हैं। परमानंद जी, ये बताइए कि क्या स्पीकर किसी विधायक की सदस्यता रद्द कर सकता है? दल बदल कानून के संदर्भ में बताएं, अगर हाँ तो किन हालातों में ऐसा किया जा सकता है? सर देखिए, दल बदल कानून का उल्लंघन करने वाले की सदस्यता निश्चित रूप से खत्म की जा सकती है। ये संविधान के अनुच्छेद 10 में ये साफ साफ बात लिखी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। और ऐसा हुआ है, आपको बताऊं कि यहाँ सोमनाथ चटर्जी जब लोकसभा के अध्यक्ष थे तो कुछ लोगों ने सवाल पूछने के बदले में, लोकसभा में सवाल पूछने के बदले में पैसा लिया था। तो जब पैसा लेकर के उन्होंने सवाल पूछा था और जब जांच इसकी की गई तो जांच के बाद ये पाया गया कि उन्होंने सचमुच पैसा लेकर के सवाल पूछा था। तो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ने इस तरह का प्रस्ताव रखा कि इनकी सदस्यता खत्म की जाती है। उसमें 4 लोगों की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। ये लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के कार्यकाल में हुआ है। ऐसा कई बार कई राज्यों, मणिपुर में भी इस ढंग का हुआ है, लेकिन वो उसके पीछे एक रीजन देना होता है। आर्बिट्रेरली माने आप अपने मनमाने ढंग से किसी की सदस्यता नहीं खत्म कर सकते हैं। सदस्यता खत्म करने का पूरी तरह से अधिकार होना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन किया है क्या आपने, क्या आपने दल बदल किया है। एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ होने के बाद
अगर ऐसी स्थिति आती है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को सदस्यता खोने का पूरी तरह से अधिकार है। कारण यह है कि हम मान लीजिए चुन करके आए हैं किसी पार्टी पर, जनता ने हमको हमारे ऊपर विश्वास किया है किसी पार्टी में, और मैं लाभ के नाते किसी से पैसा लेकर के किसी अन्य कारण से उस अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता हूं और वहां पर मंत्री का पद मुझे मिल जाता है या किसी कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता है जो लाभ का पद होता है। इस नाते ऐसी स्थिति में हमारी सदस्यता जाना एकदम अच्छी वैधानिक बात है, और लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष को इन परिस्थितियों में लोकसभा दल बदल कानून के संदर्भ में आपने कहा तो उसको सदस्यता खत्म करने का पूरा अधिकार है। वरना एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि वह उसका अगर मान लीजिए दुराचरण करता है, गलत व्यवहार करता है, हो हल्ला करता है, शोर शराबा मचाता है, तो पूरे दिन के लिए अध्यक्ष जो है उसको वहां से निलंबित कर देते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हफ्तों के लिए या पूरे सेशन के लिए उनको निलंबित कर देते हैं। लेकिन जहां तक सदस्यता खत्म करने की बात आती है, ये बड़ी बात होती है, ऐसे आसान नहीं है कि उसको सदस्यता खत्म कर दी जाए। लेकिन जब दल बदल कानून के तहत वो व्यक्ति आएगा या कोई ऐसा गंभीर दुराचरण उसके खिलाफ पाया जा सकता है, तो लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष को ऐसे सदस्य की सदस्यता खत्म करना पूरी तरह से वाजिब है, और ऐसा हुआ है, ऐसा होता रहा है। जी सर, ये बताइए कि क्या स्पीकर के आदेशों का न्यायिक अवलोकन या जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? ये एक ऐसा मामला है कि संविधान तो कहता है कि जो सदन में पास हुआ है धारा 105 के अंतर्गत कि जो सदन में कोई भी एमपी बोले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कल मान लीजिए कल को मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता हूँ या आप बन जाते हैं और आप कोई चीज सदन में बोलते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ एक कोर्ट में ले जाके मुकदमा कि आपने ये बोला, इस नाते आपने डिफेम किया, तो ऐसी स्थिति में तो कोई आदमी कुछ बोल नहीं पाएगा, कुछ बोल ही नहीं सकता। उसके अंदर उसकी लिबर्टी खत्म हो जाएगी, स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है कि लोकसभा में कोई भी निर्णय लिया गया है, चाहे वो संसद सदस्य हो, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो, चाहे वो विधानसभा का अध्यक्ष हो, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं की जा सकती है। और तो और हमारे यहाँ ऐसे भी उदाहरण आए हैं कि जहां पर कोर्ट के नोटिस को मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि मैं कोर्ट की नोटिस नहीं लूंगा, न पेश हो पाऊंगा। यही हालत आपने देखा होगा सोमनाथ चटर्जी के लिए, जब श्री सोमनाथ चटर्जी के लिए यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसका जवाब दीजिए, उन्होंने कहा कि मैं इसको कतई इस पर जवाब नहीं दूंगा, बेहतर तो होगा, उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा कि ये इसी नोटिस को मैं डस्टबिन में फेंक देता हूँ, कोई इस नोटिस का जवाब नहीं देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार ही नहीं है कि लोकसभा में किए गए मेरे कार्यों का कोई रिव्यू कर। जी ठीक है। सर ये बताइए कि डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है और इस बारे में हमें विस्तार से जानकारी दें। ये डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति तो उसी के तहत होती है जो संविधान में अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में होती है। लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में थोड़ा सा अंतर होता है। स्पीकर का मतलब यह है कि बिना स्पीकर के वहां काम नहीं चल पाएगा, स्पीकर को रखना जरूरी होता है। स्पीकर के पहले एक सबसे बड़ी चीज होती है कि जो सदस्य चुन करके आते हैं उनके लिए एक प्रोटेम स्पीकर भी बनाया जाता है। उस प्रोटेम स्पीकर का काम ये होता है कि उसमें सबसे वरिष्ठ, आज तक का तो यही नियम है कि जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है वही प्रोटेम स्पीकर बनता है, और वही प्रोटेम स्पीकर वो शपथ दिलाता है। फिर उन्हीं में से जो संसद सदस्य हो जाते हैं या विधानसभा के सदस्य हो जाते हैं, वही लोग विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो आप ये देखिए कि उसमें क्या है, डिप्टी स्पीकर का कार्य होता है कि स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर का कार्य को निर्वहन करता है। मान लीजिए स्पीकर नहीं है, स्पीकर चले गए हैं कहीं पर, तो डिप्टी स्पीकर उस कार्य को करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि डिप्टी स्पीकर का जहां पर एकदम मैंडेटरी नहीं हो, जहाँ पर ऐसा जरूरी न हो कि संविधान के तहत आपको किसी का चुनाव करना है, वहां पर डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता ही नहीं। जैसे आप यही देख लीजिए कि 1919 के बाद
इस देश में कोई डिप्टी स्पीकर बना ही नहीं। और कई राज्यों में तो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है 10 साल से खाली पड़ी है और वहां पर चुनाव नहीं हो पाया है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है कई राज्यों में। यहाँ भी है। तो डिप्टी स्पीकर का चयन तो उसी ढंग से होता है जिस ढंग से लोकसभा के या विधानसभा के अध्यक्ष का होता है, वो उसमें भी मेजोरिटी के साथ किया जाता है और उसको भी वही अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं जो लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष को प्राप्त होते हैं। उसके भी किसी भी निर्णय पर आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका परमानंद पांडे जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी और स्पीकर के कानून और उनके अधिकार, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया परमानंद जी आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।